हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज 7th क्लास का साइंस का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था, तो इस वीडियो में हम उसके आंसर्स करेंगे और आप इसमें चेक कर सकते हो आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो आओ शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो आपको जैसे पता है कि आपका पेपर 60 नंबर का था। टोटल 3 सेक्शन थे और टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 15 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 12 पार्ट्स थे, 12 एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला बना सकता है, कि एसिड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है। तो ये क्या है? ये गलत है। लाल लिटमस को नीला नहीं बना सकता। अम्ल जो है वो नीले को लाल बनाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? असत्य, फॉल्स। एक गेंद को पानी में फेंकना रासायनिक परिवर्तन है। तो गेंद को पानी में फेंकना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है। तो ये भी क्या है? असत्य। थर्ड है, चीनी को पानी में घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है, कि जो आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है? तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको अगर पानी को इवेपोरेट करते हो तो दोबारा से आप चीनी को निकाल सकते हो। तो वो एक क्या है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। अगला है, दूरी समय ग्राफ स्थिर गति में एक सीधी रेखा दिखाता है। मतलब क्या है कि जब आप दूरी समय का ग्राफ बनाते हो, जब आप यहाँ पर दूरी लेते हो, डिस्टेंस लेते हो, यहाँ टाइम लेते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब एक इस तरह का होता है, जो जीरो से जाते हुए मेन इससे जाते हुए, तो ये क्या होता है आपका? एक सीधी रेखा में होता है ना, जब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो वेलोसिटी सेम होता है। तो इस तरह का ग्राफ है, सीधा रेखा, ये सही है हमारा। तो ये हो जाएगा सत्य, ट्रू। नेक्स्ट है, 360 किलोमीटर्स को 24 घंटे पर किलोमीटर 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, तो कितने आवर्स लगेंगे? तो इसको सिंपल है, आपको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ हमको क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम निकालना है। तो टी हो जाएगा D/s। तो डिस्टेंस और बाय एस जब आप निकालोगे तो आप करो यहाँ 360 अपॉन में, जो आप करोगे इसको, तो यहाँ करते हैं तो 360 अपॉन में 24 जब आप करोगे तो 360 अपॉन में 24, और जब इसको आप डिवाइड करते हो, देखो ये पहले कटेगा किससे? 12 से। 12 दूना 24 और 12 तिया 36, ठीक है, 2 और यहाँ 15। तो कितना आ गया? 15 घंटे और 0 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 घंटे। नेक्स्ट है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तब क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। तब वो क्या बन जाता है? एक चुंबक की तरह बन जाता है। उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तब वो चुंबक, या इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है वो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विद्युत चुंबक, या इंग्लिश में आप लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट है, प्रकाश एक डैश और चलता है। तो एक डायरेक्शन, सीधी डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधी। प्रकाश एक सीधी और रेखा में चलता है। डैश और डैश लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? पानी, या जिसको आप कह सकते हो नमी, और जो वायु है वो, मतलब पानी और वायु दोनों आवश्यक है, या ऑक्सीजन और वाटर। उस गैस का नाम लिखना है जिससे पौधे भोजन संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो कौन से गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और या फिर उस भाग का नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका पत्तियां, या लीव्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पत्तियां या लीव्स। अगला है, कुछ जीव भोजन तथा आवास साझा करते हैं, यह संबंध क्या कहलाता है? तो जो भोजन और आवास साझा करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? परजीवी, जो दूसरे जीवों पे पूरी तरह आश्रित होता है। तो यह संबंध क्या कहलाता है? परजीवी। तो परजीवी तो वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और जो यह संबंध है वो क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध। और इंग्लिश में इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सहजीवी संबंध, और जो इंग्लिश में है वो है सिम्बायोटिक।
अगर आपका इंग्लिश है तो इसमें हो जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट, अब इंग्लिश में जैसे देखो, फर्स्ट का क्या था आपका फॉल्स, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, इसका आ जाएगा 15। नेक्स्ट था आपका अ वायर गेट्स मैग्नेटिक फील्ड, गेट्स मैग्नेटाइज हो जाता है, गेट्स मैग्नेटाइज, और लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। और डैश एंड डैश तो ऑक्सीजन एंड वाटर, और नेम द गैस तो ये हो जाएगा आपका CO2, इसमें था आपका लीव्स। इस केस का है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो अभी हमने पढ़ा। अगला देखो, इसमें है लार स्टार्च को किस पदार्थ में परिवर्तित करता है। तो आपको पता है लार्च में कौन सा अमाइलेज एंजाइम होता है, और अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो आपका स्टार्च है उसको डिग्रेड करता है, और स्टार्च को डिग्रेड करके किस में कन्वर्ट कर देगा वो, तो जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक अब माल्टोज शुगर में, ठीक है, या आप कह सकते हो शुगर में। तो माल्टोज शुगर में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ को ज़्यादा देर तक चबाओ तो मीठी लगने लगती है ना, वो इसीलिए, क्योंकि हमारे जो लार है उसमें अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज जो शुगर है उसमें परिवर्तित कर देता है। अब है गोलाकार दर्पण के दो प्रकार, तो आपको पढ़े हैं अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसका आंसर था। और इसमें वाहनों में पीछे देखने हेतु कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। तो अवतल को कहते हैं कॉनकेव और उत्तल को कहा जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 150 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। सेम वही आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको क्या निकालना है, 150 किलोमीटर तय करने में समय निकालना है। तो यहाँ से टी हो जाएगा आपका D/S, तो डी कितना है 150 और एस है आपका 120। तो ये अगर आप 3 से करोगे तो 5/3 5 जा और 3 4 जा, तो 5/4। तो इसको जब आप करोगे तो ये 4.1 और फिर बचेगा कितना 10, तो 1.25 आवर्स, तो 1.25 घंटे। और अगर इसको समय में निकालोगे तो 1 घंटा हो गया, और 0.25 का मतलब हो गया 15 मिनट्स, तो 1 आवर और 15 मिनट, अगर आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर लिखोगे। नेक्स्ट है, इसमें कहा गया है सोहन ने एक दिन में 15 किलोमीटर की यात्रा तय की, तो उस दिन उसने कितने मीटर, बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 किलोमीटर की यात्रा कहते हो, कितने मीटर की यात्रा तय की, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 15 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 15,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है एक ट्रेन 12 मिनट में 90 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 12 मिनट में 90, तो ट्रेन की गति की गणना करनी है। तो आपको यहाँ किलोमीटर और ये मिनट है, तो 12 मिनट को हम अगर घंटे में परिवर्तित करें तो आपको पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में 1/60, और 12 मिनट में कितने हो जाएगा 12/60, और जब इसको करोगे तो 1/5 घंटा आएगा। तो बस आपको टाइम पता है और डिस्टेंस पता है, स्पीड निकालना है। तो आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 90 और हमारा जो टाइम है वो कितना है 1/5 घंटा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 9×5 45 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450, तो 450 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 450 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 450 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। तो आपको पता है विद्युत धारा के जो जूल का जो नियम है, तापन नियम, उस पर आधारित है। क्यों, तो क्योंकि जैसे ही, ठीक है, तो उसमें वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब है आर्द्र क्षेत्रों में, तो इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इंग्लिश में, और हिंदी में आ जाएगा, हिंदी में क्या आएगा आपका तापीय प्रभाव। जो हम कहते हैं अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर से जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और फ्यूज़ का क्या है बहुत पतला वायर होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है।
और इससे जो हमारे उपकरण है वो ख़राब होने से बच जाते हैं। अगला है आर्द्र क्षेत्रों में जंग शीघ्रता से क्यों लग जाता है? क्योंकि जंग लगने के लिए हमने अभी पढ़ा था एक क्वेश्चन जिसमें कहा गया था ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन तो सभी जगह है और जहाँ उसको पानी मिलता है, तो आर्द्र क्षेत्र मतलब जो गीले क्षेत्र हैं, ह्यूमिड क्षेत्र है, तो वहाँ उसको आसानी से जो है पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति मिल जाती है, इसलिए वहाँ जंग शीघ्रता से लग जाता है। तो ये थे टोटल क्वेश्चन। देखो, अगर सेकंड क्वेश्चन अभी हमने किया, इसका आंसर क्या है आपका 120 किलोमीटर वाला जो अभी हमने किया ही है, इसका हो जाएगा 1.25 आवर्स। और ये अमाइलेज वाला, ये माल्टोज था, इसका आंसर अभी हमने किया। स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स, ये अभी कर ही लिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला 90 वाला किया ही अभी हमने उसमें। और है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये जिसे हम अम्ल यशद लेपन जिसे कहा जाता है। यशद लेपन क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर परत चढ़ाना। किस चीज़ की परत चढ़ाना? तो जिंक की परत चढ़ाना। तो जिंक की परत चढ़ाना किसके ऊपर मेनली हम चढ़ाते हैं? आयरन के ऊपर, ताकि उसको जंग ना लगे। तो जो लोहे के वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। और वो किस प्रकार लाभकारी है? वह उस पर जंग नहीं लगने देता, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने वाले पानी से प्रभावित करते हैं तब क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने वाला पानी से जब प्रभावित करते हैं तो क्या होता है? वो दूधिया कलर में परिवर्तित हो जाता है और क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का अवशेष बन जाता है। और सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे उत्सर्जित हो जाती है, ठीक है। सिरका में जब आप बेकिंग सोडा डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलने लगती है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगी की जांच के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल। क्यों? क्योंकि वो पास की जो प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण पास में अगर कोई वस्तु रखे तो उसकी प्रतिबिंब बड़ी बनाता है और सीधी बनाता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या हम फ्यूज़ के लिए समान विद्युत तार का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम सामान्य विद्युत तार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो फ्यूज़ है उसका मेन काम क्या है कि अगर ज़्यादा उसमें तापमान आए तो जल्दी से गल जाए और हमारा सर्किट को बचा दे। जो हमारा बाकी है करंट कम हो जाएगा। फ्यूज़ हम किस लिए लगाते हैं? ताकि जैसे ही ओवरलोडिंग आए या ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो तो फ्यूज़ ख़राब हो जाए, ताकि उसका तार जल्दी से जल जाए। तो इसलिए हम ऐसे तार का इस्तेमाल करते हैं जिसका जो गलनांक है वो काफ़ी कम है, जो सीसा और टिन से बना हुआ मिश्र धातु उसका हम बनाते हैं। बाकी किसी भी तार का इस्तेमाल करने से, अगर हम मान लो सिर्फ कॉपर वायर करेंगे तो कॉपर वायर जल्दी नहीं मेल्ट होता है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे तार का इस्तेमाल करते हैं जिसका गलनांक कम है, तो सभी तारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब लघु पतन और अति भारण। लघु पतन क्या होता है? आपका शॉर्ट सर्किट, और अति भारण होता है ओवरलोडिंग। तो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, जैसे आपके स्विच में 2 वायर होता है ना, तो दोनों जब एक साथ, मतलब उसमें करंट आ रहा हो और दोनों एक साथ जुड़ जाए, तो क्या होता है? आप देखते हो चिंगारी निकलती है और वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या लघु पतन हो जाता है, आपका एमसीबी गिर जाता है। बहुत बार देखा होगा अपने घरों में। और अति भारण क्या होता है? जब विद्युत उपकरण द्वारा जो निर्धारित विद्युत धारा है उससे ज़्यादा अगर बाहर से आ जाए, जो विद्युत है, अगर मान लो एक अप्लायंस 100 वाट यूज़ हो रहा है, उस पर 200 वाट अगर पावर चला जाए तो वो क्या होगा? ओवरलोडिंग हो जाता है, जिससे वो हमारा उपकरण खराब हो जाता है। तो ये होता है ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है, पित्त रस कहाँ बनता है? तो पित्त रस आपका पित्ताशय में, और ये कहाँ बनता है? तो ये आपका होता कहाँ है? यकृत या लिवर में। तो पित्त रस बनता है हमारा यकृत में, और भोजन के किस घटक को पचाने में ये हेल्प होता है? और ये पाचन अभिप्राय को 3 बताना है इसमें। एक तो यकृत हो गया, इसका कहाँ बनता है, किस घटक को पचाने में हेल्प करता है, और पाचन का मतलब क्या है, तीनों आपको बताना है इसमें। तो पहला तो हो गया आपका यकृत, दूसरा है किस घटक को पचाने में मदद करता है। तो पित्त रस जो है वो इमल्सिफिकेशन, ये जो लवण होता है, लवण और वसा जो है, कार्बनिक लवण वसा का इमल्सिफिकेशन छोटे छोटे गोलियों में उसको परिवर्तित कर देता है। जो हमारा वसा है या फैट का इमल्सिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पाचन या डाइजेशन क्या है? जो भी हम भोजन खाते हैं उसको अच्छी तरह से हमारे शरीर के उपयोग हेतु लाना
और वो अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा वो आपका कहलाता है पाचन। नेक्स्ट है दीर्घरोम। दीर्घरोम कहाँ होते हैं? जो हमारे क्षुद्रांत हैं उसके अंदर होता है आपका दीर्घरोम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विलाई। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? जो आपके उंगली नुमा आकृति होती है और हमारे क्षुद्रांत के बाहर मौजूद होते हैं, और उससे जो क्षुद्रांत में जो आपके स्रावित होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके और खून में हमारे जो रक्त है उसमें पहुंचा देता है, और रक्त से बाकी पूरे शरीर तक ये पहुंच जाते हैं जो पोषक तत्व हैं। तो इसका ये काम होता है। तो विलाई क्या है? दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दे आर प्रेजेंट इन surface of small intestine, and they have finger like projection, and they absorb the nutrition and they transfer the nutrition into blood, and from there it is transferred to the different parts of our body। तो इस तरह से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लोगे। नेक्स्ट है एक उदाहरण के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपको उदासीनीकरण या कह लो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो कोई भी एक अम्ल और क्षार के बीच के, जैसे मान लो NaOH एक क्षार है और एक HCl अम्ल है, इन दोनों के बीच का रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। ठीक है, और ये आपका हो गया लवण प्लस जल। ये आपका है क्षार, ये है अम्ल। क्षार और अम्ल के बीच अभिक्रिया होने से लवण और जल का जब निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह से आप समझा सकते हो। नेक्स्ट भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखना है। तो भौतिक परिवर्तन जिसमें उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन आए, जैसे कोई सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, द्रव से गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, और उसमें और रासायनिक परिवर्तन जब उसमें उसके रासायनिक जो गुण है उनमें परिवर्तन आए और एक नया उत्पाद बने। भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है और वो रिवर्सिबल होता है, दोबारा से उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसे पुनः प्राप्त नहीं किया सकता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या नाम है? जो आपका 6th क्वेश्चन में था भी, बेकिंग सोडा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बेकिंग सोडा इसे हम कहते हैं। तो बेकिंग सोडा जो खाने में इस्तेमाल होने वाला सोडा है वही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सामान्य नाम। अब 12वां क्वेश्चन है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये अब इंग्लिश में व्हाट टाइप ऑफ मिरर हमने कर लिया, कॉनकेव एंड वाई, ये भी पता है आपको। दे प्रोड्यूस लार्ज इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन मिरर पोल एंड फोकस। और वायर का ये यूज़ हम नहीं कर सकते, उसका कारण बता दिया, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग, ये सारे हमने कर लिया। 12th क्वेश्चन आओ, इसमें कहा गया है जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से समीप से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? कि मतलब जब आप स्टेम के बिल्कुल नीचे से निकलती हैं, मतलब ज़्यादा बहुत बार पेड़ों, बड़े बड़े पेड़ों में तो देखते होगे आप, जो तने हैं वो ये ब्रांचेस है वो ऊपर से निकलती है, लेकिन जो बहुत बार नीचे से निकलने लगती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? झाड़ी, या इंग्लिश में कहते हैं इसे श्रब्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन ज़मीन पर फैल सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? कन्फ्यूजन हो सकता है आपका आरोही लता और विसर्पी लता में। तो आरोही लता और विसर्पी लता को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो आरोही जैसे नाम से ही देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ने वाले, और विसर्पी जैसे सांप की तरह नीचे फैलने वाले। तो जो जमीन पे फैलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता। नेक्स्ट है पौधे जो सहारा लेकर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, तो उन्हें हम अभी जो हमने पढ़ा आरोही लता। नेक्स्ट है मिलान करना है आपको इसमें। ठीक है, गर्तिका या जिसे हम कहते हैं सॉकेट। तो सॉकेट कहाँ होता है आपका? दांतों में। तो फर्स्ट का हो जाता है आपका दांत। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन का स्थान। अमाशय रस, अमाशय रस में क्या होता है आपका? उसमें जो आपका प्रोटीन का पाचन है उसमें अम्ल बनता है ना, पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय रस से। ORS में होता है आपका जल, नमक और चीनी। ठीक है, उसके बाद बड़ी आंत में जल और लवणों का अवशोषण होता है। और ग्रसिका क्या क्या हो गया? ग्रसिका मतलब फूड का जो पाइप है, फूड पाइप, इसोफेगस जो है, वहाँ पे क्या होता है? भोजन का केवल गति होता है। जब भोजन आपके मुंह से आपके पेट तक पहुंचता है वो ग्रसिका के द्वारा या फूड पाइप या इसोफेगस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में या तो आपको ये करना था या इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था। जैसे इंग्लिश में देखो तो प्लांट्स डेवलप नियर द बेस ऑफ स्टेम, श्रब्स, और वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, दे आर क्रीपर्स। प्लांट विच टेक सपोर्ट एंड ग्रो अपवर्ड, दे आर क्लाइंबर्स। ठीक है, तो इसमें सॉकेट का हो गया टूथ, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस का हो गया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन,
ORS हो गया आपका वाटर सॉल्ट शुगर, एसोफेगस हो गया आपका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये आप आसानी से कर सकते थे। और इसका एक ऑप्शन में था, दोनों में से कोई एक करना था। इसमें क्या है, अथवा में दिया है आपको र्यूमेन या जो आपके रूमिनेंट एनिमल्स जो पढ़े हैं वो कौन होते हैं आपके, गाय जो दूध देने वाले होते हैं। अमीबा क्या होता है आपका, अमीबा में क्या होता है, एक पादाब होता है ना, सूडोपोडिया, ये होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये अमाशय, अच्छा श्लेष्मा क्या करता है, अमाशय की आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। ठीक है, पित्त की थैली से पित्त रस का संग्रहण होता है। ठीक है, उसके बाद आपका भोजन में अवस्थित जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मधुमक्खी का क्या होता है, मकरंद। इंग्लिश में देखो तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। र्यूमन होते हैं आपके काव, अमीबा सूडोपोडिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किल्स बैक्टीरिया इन द फूड, म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, हनी बी दे कलेक्ट नेक्टर एंड गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया निम्न में से कौन सूचक नहीं है, इंडिकेटर, जिसका अम्ल और क्षार पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हल्दी बिल्कुल है, लिटमस है, गुड़हल है, तो आंवला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट देखो, इनमें से क्या सभी से भिन्न है, दही, चूने का पानी, आंवला या ऑक्जेलिक अम्ल। अब आपको पता है दही खट्टा होता है, इसमें भी अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, आंवला में भी अम्ल होता है और ऑक्जेलिक अम्ल भी अम्ल है। तो चूने का पानी क्या है, एक क्षार है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फिनोल्फ्थलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है, तो गुलाबी रंग देता है, जब हमने पढ़ा था। अम्लीय में ये रंगहीन हो जाता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। नेक्स्ट है 15 में कि हम घरों पे दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपने पढ़ा है। उसके बाद है वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, उन्हें क्या कहते हैं, गुजरने नहीं देती। ये ध्यान रखना, जो गुजरने नहीं देती उन्हें क्या कहा जाता है, अपारदर्शी। और जो गुजरने देती हैं उन्हें कहते हैं पारदर्शी। और जो कुछ हद तक गुजरने देती है उन्हें कहते हैं पारभासी। दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो टोटल रंग होते हैं 7। ठीक है, तो ये आ गया इसमें हो गया आपका लाइम वाटर। फिनोल्फ्थलीन में हो गया आपका पिंक। और ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम दे आर कॉल्ड ओपेक। ठीक है, और हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन विजिबल लाइट, तो 7। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक दीप्त वस्तु है जिसका अपना प्रकाश होता है, तो वो है आपका सूर्य या इंग्लिश में सन। तो इस तरह से ये आप इसमें से क्वेश्चन सभी मिला सकते हो, चेक कर सकते हो, और अपना आप मार्क्स इसमें लिखो कमेंट में आपके कितने मार्क्स आते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस पर अब आपके जो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास की वीडियोज़ भी आती रहेंगी, हर सब्जेक्ट की, हर क्लास, हर साइंस के हर एक चैप्टर्स की टॉपिक वाइज इसमें वीडियोस बनाई जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को और अपने दोस्तों तक भेजो। और सभी लोग कमेंट में करो कितने मार्क्स आए हैं आपके। ठीक है, चलो।